नमस्कार दोस्तों, पीआईसी जम्मू में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने जर्नल एंट्रीज वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए आज हमारे सामने कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम जर्नलाइज करेंगे। अब इन ट्रांजैक्शन में खास बात ये है कि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो इनको जर्नलाइज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती है और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है किस तरीके से दिया जाता है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं डिस्काउंट की कि डिस्काउंट हम किससे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, डिस्काउंट का मतलब हो गया कि जब भी यहाँ पे सेलर सेलिंग प्राइस में से अपने कस्टमर को कंसेशन देता है, गुड्स की सेल के टाइम सेलिंग प्राइस में से जो कंसेशन सेलर के जरिए कस्टमर को दी जाती है उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किसी भी कारण दिया जा सकता है। वो कस्टमर को इनकरेज करने के लिए भी दिया जा सकता है कि कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करे, या अपना पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए भी डिस्काउंट दिया जा सकता है, या कस्टमर को टाइम से पहले पेमेंट करने के लिए भी टाइम से पहले पेमेंट करने को इनकरेज करने के लिए भी यहाँ पे जो है डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्काउंट है वो दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम किससे कहते हैं या कैश डिस्काउंट हम किससे कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट की कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब भी यहाँ पे सेलर कस्टमर को गुड्स सोल्ड करता है तो गुड्स सोल्ड करते हुए लिस्ट प्राइस में से जो कंसेशन यहाँ पे अपने कस्टमर को देता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कहने का मतलब है यहाँ पे कि मान लो सेलर जो है वो कस्टमर को कहता है भी देखो ये प्रोडक्ट जो आपने परचेज करना है ये 100 रुपीज़ का है, बट अगर आप चाहते हो उसको खरीदना तो मैं आपको 90 का दे दूंगा। इसका मतलब जो उसकी प्रिंटेड प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है वो 100 है, बट सेलर जो है वो कस्टमर को 90 रुपीज़ का देने को तैयार हो गया। तो 10 रुपीज़ जो उसने उसके लिए कंसेशन दी है उसी को हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? तो ट्रेड डिस्काउंट जो है ये कस्टमर को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रोडक्ट परचेज करें, या कई बार यहाँ पे अपने पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए भी यहाँ पे जो है ये डिस्काउंट सेलर जो है कस्टमर को ऑफर करता है। क्लियर है? नंबर सेकंड दूसरा हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब भी यहाँ पे सेलर अपने कस्टमर से कैश रिसीव करता है, कैश रिसीव करते हुए जो डिस्काउंट यहाँ पे सेलर कस्टमर को ऑफर करता है उसी को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे सेलर ने यहाँ पे क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए हैं, अपने कस्टमर को यहाँ पे जो है क्रेडिट दिया है, और मान लो 1 महीने का उसने क्रेडिट दिया है। अब कस्टमर जो है वो सेलर को 1 महीने के बाद ही पेमेंट करेगा, उससे पहले वो पेमेंट करने वाला नहीं है। बट सेलर चाहता है कि वो अपने कस्टमर से टाइम से पहले ही अपना अमाउंट रिकवर कर ले, ताकि यहाँ पे जो है उसके बिजनेस को उसका फायदा पहुंचे। क्योंकि इस केस में यहाँ पे उसके बिजनेसमैन को यहाँ पे जो है 2 किस्म का फायदा हो सकता है। एक तो उसके पास कैश अवेलेबल होगी जिसको यहाँ पे वो दूसरे कामों के लिए यूज कर सकता है। दूसरा, टाइम से पहले अगर उसको पेमेंट मिल जाती है तो उसके बैड डेट्स होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि बेशक उसने यहाँ पे कस्टमर को 1 महीने का क्रेडिट दिया है, बट ये भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि हो सकता है कि महीने के बाद भी कस्टमर जो है उसको पेमेंट ना करे या उसको पेमेंट करने में टाइम लगा दे। तो उस केस में यहाँ पे जो है बैड डेट्स होने के चांसेस रहते हैं या डिलेड पेमेंट होने के चांसेस रहते हैं। बट अगर यहाँ पे सेलर कस्टमर को ऑफर देता है कि भाई अगर आप यहाँ पे महीने की जगह 15 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो हम आपका कुछ अमाउंट जो है माफ कर देंगे, तो उस केस में कस्टमर जो है वो बेनिफिट लेने के लिए टाइम से पहले पेमेंट कर सकता है। तो जो डिस्काउंट यहाँ पे जो है कस्टमर से कैश रिसीव करते हुए यहाँ पे सेलर कस्टमर को देता है उसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर है? तो अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अब पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट जो है उसके एंट्री बुक में नहीं आती, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सेल के टाइम दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो सेल प्राइस में से यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाता है। सेल प्राइस में से लेस करके जो नेट प्राइस यहाँ पे सेलर रिसीव करता है उसी को अपनी बुक में यहाँ पे वो रिकॉर्ड करता है। इसी तरीके से जो कस्टमर है उसने भी जो नेट पेमेंट की होगी वही अपनी बुक में यहाँ पे एज ए परचेज प्राइस वो रिकॉर्ड करेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं आती, वो सिर्फ प्राइस में से डिडक्ट करके जो नेट अमाउंट होता है वही बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि जो कैश डिस्काउंट होता है उसकी एंट्री में डालनी पड़ती है। क्यों?
क्योंकि सेल और जो कैश डिस्काउंट है ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे दिया जाता है। मान लो यहाँ पे कस्टमर को हमने यहाँ पे 10,000 के गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट पे। अब 10,000 के गुड्स उसको क्रेडिट पे सोल्ड किए तो हमने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि भाई हमने इस व्यक्ति को इतने के गुड्स सोल्ड किए, तो वहाँ पे अमाउंट 10,000 आ गया। अब साथ ही हमने उसको ऑफर दे दी कि भाई अगर आप टाइम से पहले पेमेंट करते हो तो हम आपका 500 छोड़ देंगे। तो अगर वो टाइम से पहले पेमेंट करता है तो जिस दिन वो पेमेंट करेगा उस समय में यहाँ पे जितना अमाउंट उससे रिसीव किया उसकी भी एंट्री डालनी पड़ेगी, और जो हमने उसको कंसेशन दी यानी कि डिस्काउंट दिया उसकी भी एंट्री डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे अकाउंट मैच नहीं करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे जब पहले सेल की रिकॉर्डिंग की थी तो हमने उस कस्टमर के अकाउंट में यहाँ पे 10,000 का अमाउंट डाला है। अब अगर हमने यहाँ पे उससे 9,500 रिसीव किया और वही अगर बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो अकाउंट जो मैच नहीं करेंगे, अकाउंट बराबर नहीं आएगा। क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि भाई 10,000 में से 9,500 ने कैश लिया, बाकी 500 का क्या हुआ। तो वो 500 डिस्काउंट है, तो उसकी एंट्री हमें यहाँ पे जो है उस समय शो करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे यहाँ पे जो अकाउंट का बैलेंस है वो बराबर आएगा। इसलिए ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम बुक में नहीं डालते, वो प्राइस में से ही लेस कर ली जाती है उसकी अमाउंट, जबकि कैश डिस्काउंट की एंट्री जो है वो हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने यहाँ पे कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो हमारा एक्सपेंस है, और अगर हमने अपने सप्लायर से डिस्काउंट लिया हुआ है तो हमारी वो इनकम है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी रिकॉर्डिंग करनी है कैश डिस्काउंट की तो देखना पड़ेगा कि हमारा वो एक्सपेंस है कि हमारी इनकम है, उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है चलते हैं। तो अब ये कुछ ट्रांजेक्शन हैं, तो इनके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट को हम ट्रीट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको ले लेते हैं। तो पहले कॉलम बना लेते हैं। तो ये आ गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल ऑफ ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कहता है आपने गुड्स परचेज किया अनिल से 10,000 के और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अब कौन कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है? एक आ गई परचेजेस, एक आ गया अनिल, और तीसरा आ गया ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड डिस्काउंट है इसकी एंट्री बुक में नहीं आती, ये प्राइस में से ही लेस कर ली जाती है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट जो है हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। तो इसमें दो ही अकाउंट है, परचेजेस और अनिल। परचेजेस जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, अनिल जो है ये पर्सनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। अनिल पर्सनल अकाउंट, रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमने यहाँ पे अनिल से गुड्स परचेज किए हैं तो इसका मतलब अनिल कौन है? गिवर। इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और मैंने आपको जैसे पहले बता रखा है कि जिस ट्रांजैक्शन में किसी का नाम दिया है, कैश नहीं लिखा है, तो वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पे हमने अनिल से गुड्स परचेज किए और लिखा नहीं है कैश, तो इसका मतलब क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो है अनिल और परचेजेस दो ही अकाउंट यहाँ पे आए हैं। तो परचेजेस को डेबिट करेंगे, अनिल को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बन गई। परचेजेस अकाउंट दिया टू अनिल being goods purchased from Anil on credit at 10% trade discount। अब अमाउंट है 10,000, इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ गया 9,000। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री आ गई, गुड्स वर्थ ₹20,000 सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। कहता है आपने यहाँ पे जो है ₹20,000 के गुड्स सोल्ड किए 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। अब कौन कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है? एक तो आ गई हमारी सेल, दूसरा अब किसी का नाम नहीं दिया है, तो इसका मतलब अगर नाम नहीं दिया है तो ये अंडरस्टूड है ये कैश की एंट्री होगी, क्योंकि अगर नाम दिया होता तो फिर आप उसको क्रेडिट की मानते हैं, बट यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो यही मान के चलेंगे कि कैश की एंट्री है।
तो दूसरा हमारा अकाउंट क्या हो गया, कैश, और तीसरा ट्रेड डिस्काउंट। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो प्राइस में से ही लेस कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सेल और कैश दो अकाउंट है। सेल हमारी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, कैश हमारी एसेट होती है तो रियल अकाउंट। अब इनका रूल अप्लाई करना है। नॉमिनल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल हमारी इनकम है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। दूसरा आ गया कैश जो कि रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने कैश सेल किया कैश पे, तो हमारे पास कैश आया तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, और जो भी अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो है लेस कर लेंगे। तो नंबर सेकंड एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 5% निकालेंगे, कितना आ गया 1000, तो माइनस करेंगे तो पीछे कितना आ गया 19,000। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे जो है दूसरी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हुई। नंबर थर्ड, कहता है रिसीव्ड ₹9900 फ्रॉम हरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹10,000। आपने कहता है यहाँ पे हरी से ₹9900 रिसीव किया और उसका अकाउंट पूरी तरह सेटल कर दिया, और उसका अकाउंट था 10,000 का। तो अब हमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व है। हमने यहाँ पे जो है ₹9900 हरी से रिसीव किए है। एक तो हमारे पास कैश आई, एक अकाउंट तो हो गया कैश, दूसरा हरी जिससे हमें ये पेमेंट मिली। अब तीसरी बात ध्यान देने वाली है कि उसके अकाउंट में 10,000 था, यानी कि हमने उससे 10,000 लेना था। हमने 9900 लेके उसका अकाउंट सेटल कर दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया कि अपना हिसाब किताब हमने बराबर कर दिया, अब के बाद हमारा कोई लेन देन नहीं बचा। तो 10,000 की जगह हमने 9900 रिसीव किया, तो इसका मतलब ₹100 जो हमने कम रिसीव किए तो वो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट, यानी कि हमने हरी को डिस्काउंट दिया। तो इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट जो है हमारा एक्सपेंस है, उसको लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो अब इसमें तीन अकाउंट है, एक कैश, दूसरा हरी और तीसरा डिस्काउंट अलाउड। और ये डिस्काउंट कौन सा है, कैश डिस्काउंट है, क्योंकि ये कैश रिसीव करते हुए हमने यहाँ पे दिया है। अब इनका रूल, ये रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट, और डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट। तो इस एंट्री में तीन अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अब इनके हमें यहाँ पे जो है रूल अप्लाई करना है, और ट्रेड में बिल्कुल सेम वैसे रूल सेम वैसे अप्लाई करने हैं। कैश रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। अब देखो कैश आ रहा है कि जा रहा है, हमने रिसीव किया 9900 हरी से, तो 9900 अगर हरी से रिसीव किया तो इसका मतलब कैश आया, तो कैश आया तो डेबिट। हरी पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने हरी से रिसीव किया तो हरी कौन है, गिवर, तो हरी गिवर है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। नंबर थर्ड आ गया डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हमने यहाँ पे हरी को डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब डिस्काउंट दिया तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। अब इसमें दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो पूरी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर टू हरी। कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड लिख लो या खाली डिस्काउंट लिख लो, एक ही बात है, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू हरी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी इन फुल सेटलमेंट। तो याद रखना जो फुल सेटलमेंट वाली एंट्री होती है वो कैश डिस्काउंट वाली एंट्री होती है। अमाउंट आ गया 9900, ये हरी के अकाउंट में था 10,000, तो हरी के सामने 10,000 आ गया, और बीच में जो गैप है वो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट, यानी कि ₹100 का हमारा यहाँ पे डिस्काउंट हो गया है। क्लियर है।
इस तरीके से हम यहाँ पे जो है कैश डिस्काउंट को ट्रीट करते हैं। इसको खाली डिस्काउंट लिखते हैं तो डिस्काउंट का मतलब ही कैश डिस्काउंट होता है। नेक्स्ट नंबर 4 कहता है पेड ₹4300 टू अरुण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹4500। कहता है आपने अरुण को ₹4300 पे किए और उसका अकाउंट पूरी तरह आपने सेटल कर दिया और उसके अकाउंट में थे 4500, यानी कि हमने 4500 की जगह 4300 पे करके अपना अकाउंट पूरी तरह सेटल कर दिया। तो अब यहाँ पे हमें 200 जो है कम दिए हैं, और जो हमने कम दिए तो उसका मतलब हमारा क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। यानी कि अब हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट मिला तो यहाँ पे हमारी इनकम है। ये भी फुल सेटलमेंट वाली एंट्री है, तो याद रखना जो फुल सेटलमेंट की एंट्री होती है वो कैश डिस्काउंट की ही एंट्री होती है, क्योंकि जब हमने अपना एक हिसाब किताब क्लियर कर दिया इसके बाद मतलब अब के बाद कुछ लेना देना नहीं है, तो जो भी हमें छूट मिली वो कैश डिस्काउंट ही होता है। अब इसमें 3 अकाउंट कौन कौन से हैं, एक तो हमने कैश पे किया, दूसरा अरुण जिसको हमने पे किया, तीसरा बदले में हमें यहाँ पे जो है कुछ डिस्काउंट भी मिला, हमने 200 कम दिए जो हमारा डिस्काउंट है। 3 अकाउंट कैश रियल अकाउंट, अरुण पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम तो नॉमिनल अकाउंट। अब इनका रूल अप्लाई करना है। तो कैश अकाउंट का क्या रूल है, यानी कि कैश हमारा रियल अकाउंट है तो क्या रूल हो गया, डेबिट बट कम्स इन क्रेडिट बट गोज आउट। हमने कैश पे किया तो कैश जा रहा है क्रेडिट। अरुण पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने अरुण को पेमेंट की तो ये रिसीवर है, उसको क्या करेंगे डेबिट। नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हमारी इनकम है तो इसको क्या करना है क्रेडिट। तो इसमें 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो जिस एंट्री में 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो एंट्री क्या बनती है इसमें, अरुण डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अरुण डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, being cash paid to Arun in full settlement। तो देखो कौन कौन सा अमाउंट हमारे पास है, हमने पेमेंट की 4300 की, तो कैश क्या लिख दिया 4300। अरुण के अकाउंट में था 4500, अरुण के सामने आ गया 4500, तो जो डिफरेंस हो गया वो हमारा क्या हो गया डिस्काउंट 200। क्लियर है। तो एंट्री में चाहे जितने मर्जी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे बट अमाउंट जो होगा डेबिट और क्रेडिट का बराबर ही होगा। देखो दोनों तरफ 4500 ही है। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री आएगी नंबर 5, कहता है पेड ₹4500 टू राजेश ऑन हिज अकाउंट अगेंस्ट ₹5000 ड्यू। कहता है आपने राजेश को ₹4500 पे किए, किसके अगेंस्ट, जो उसका 5000 का अमाउंट ड्यू था उसके अगेंस्ट आपने 4500 उसको पे किया, यानी कि हमने 5000 जो है राजेश को देना है उसमें से 4500 ही पे किया। अब इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो हमने जो पेमेंट की कैश की वो आ गया, दूसरा आ गया राजेश, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यहाँ पे डिस्काउंट की इन्वॉल्वमेंट है। देखो जरा ध्यान से, क्या इसमें यहाँ पे जो है डिस्काउंट इन्वॉल्व है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फुल सेटलमेंट की एंट्री नहीं है। मतलब हमने राजेश का 5000 रुपीज देने हैं, उसमें से 45 हमने पे किए हैं, बट लिखा नहीं है कि फुल सेटलमेंट हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बैलेंस है वो हमें फ्यूचर में पे करना है, अभी हमारा बैलेंस रहता है, तो इसका मतलब ये डिस्काउंट नहीं है। अगर ये अकाउंट पूरी तरह सेटल हो गया होता तो फिर हम यहाँ पे 500 को डिस्काउंट मानते हैं, और इस एंट्री में कहीं नहीं लिखा कि यहाँ पे ये अकाउंट जो हमने फुली सेटल कर दिया है, तो इसका मतलब जो बाकी बैलेंस बचा है वो हमने बाद में पे करना है। तो ये सिंपल एंट्री है कि हमने राजेश को 4500 की कैश पेमेंट की, तो इसमें कोई डिस्काउंट इन्वॉल्व नहीं है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया, राजेश हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। सिंपल एंट्री है। रियल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट बट कम्स इन क्रेडिट बट गोज आउट।
हमने कैश पेमेंट की है तो कैश गया क्रेडिट। राजेश पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राजेश को पेमेंट की है तो वो रिसीवर है उसको क्या करेंगे डेबिट। तो एंट्री बन गई राजेश टू कैश। राजेश डियर टू कैश अकाउंट। और अगर राजेश के आगे अकाउंट लगाना तो पॉजिटिव ऐसे लगाना पड़ेगा बीइंग कैश पेड टू राजेश। सिंपल अमाउंट आ गया 4500। क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिस्काउंट की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। तो जिस ट्रांजैक्शन उसने लिखा हुआ है कि आपने अकाउंट पूरी तरह सेटल कर दिया है तो वहां पे तो अंडरस्टूड है कि वहां पे जो है अगर हमने पेमेंट कम की है तो बाकी जो अमाउंट बचा है वो हमारा डिस्काउंट हो गया है। बट अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब जो बैलेंस बचा है वो हमने बाद में पे करना है, तो उस केस में उसको हम डिस्काउंट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। कहता है रिसीव ₹3800 फ्रॉम मनीष ऑन हिज अकाउंट और ₹4000। ये भी सेम वैसा ही है, पहली एंट्री पेमेंट की थी, ये अमाउंट रिसीव करने की है। कहता है आपने मनीष से ₹3800 रिसीव किए और उसके अकाउंट में कितना है 4000, यानी कि 4000 हमने उससे लेना है। अभी हमने उससे ₹3800 ही रिसीव किए हैं तो यहाँ पे भी फुल सेटलमेंट नहीं हुई है, तो इसका मतलब जो बैलेंस है वो हमें बाद में रिसीव करना है, तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट इन्वॉल्व नहीं है। तो सिंपल एंट्री है कैश और मनीष की। हमने कैश रिसीव किया तो कैश हमारी एसेट है, तो एसेट आएगी डेबिट में, जाएगी तो क्रेडिट में। तो कैश को यहाँ पे डेबिट करेंगे, मनीष पर्सनल अकाउंट, तो रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मनीष तो गिवर है तो इसका मतलब गिवर को क्या करेंगे क्रेडिट। तो डायरेक्ट हम एंट्री ले सकते हैं, कैश हमारे पास आया तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डियर टू मनीष बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। अमाउंट आ गया 3800। क्लियर है। अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अगर इन केस कोई भी आपको ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपकी यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बाकी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जितना हो सके उतना डीपली यहाँ पे समझाऊँ। तो फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब नंबर 7 आ गया। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम राघव ऑफ ₹40,000 एट टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज। अब इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना। कहता है आपने यहाँ पे राघव से गुड्स परचेज किए हैं 40,000 के, 10% उसमें ट्रेड डिस्काउंट है, 5% इसमें कैश डिस्काउंट है, और कहता है परचेज के टाइम भी यहाँ पे पूरा अमाउंट पे कर दिया गया है। एक बात का ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है। क्लियर है। 40,000 के गुड्स हैं उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट तो मिलना है। कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब यहाँ पे कैश पे की जाती है। तो उसने लिखा है कि कहता है कि पूरा का पूरा अमाउंट जो है इसने परचेज के टाइम ही पे कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर है। और अगर यहाँ पे ये टाइम पे पेमेंट नहीं करता है उस केस में कैश डिस्काउंट जो है उसको नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे पेमेंट टाइम पे हो गई है, उसी वक्त पेमेंट कर दी है सारी की सारी, इसलिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी यहाँ पे जो है मिलेगा। तो अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। हमने गुड्स परचेज किए, एक तो आ गई परचेजेस, नंबर 2, दूसरा यहाँ पे राघव, तीसरा ट्रेड डिस्काउंट, चौथा कैश डिस्काउंट, एक अकाउंट और है हमने यहाँ पे जो है कैश पेमेंट की है, तो 5वां अकाउंट हो गया कैश का। क्लियर है। अब इसमें इनको ट्रीट कैसे करना है। हमने राघव से गुड्स परचेज किए बट हमने पेमेंट कैश में उसी वक्त कर दी, तो मैंने आपको बताया था कि जो कैश की ट्रांजैक्शन होती है उसमें हम नाम को इग्नोर करते हैं, क्योंकि
जो भी हमने गुड्स परचेज किए उसका हिसाब तक हमने उसी वक्त बराबर कर दिया। अब राघव से अभी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नाम को यहाँ पे इग्नोर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट प्राइस में से लेस हो जाता है, इसकी एंट्री अलग से नहीं आती, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसमें 3 अकाउंट है, परचेजेस, कैश डिस्काउंट और कैश। परचेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट, कैश डिस्काउंट हमने गुड्स परचेज किए तो हमें डिस्काउंट मिला, तो हमारी ये इनकम हो गई, ये भी नॉमिनल अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट, इसको लिख देते हैं बिल्कुल। डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट और कैश हमने जो पे किया वो रियल अकाउंट। अब ये 3 अकाउंट ही बचे हैं, बस इनकी हमें ट्रीटमेंट देनी है। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। परचेज हमारा एक्सपेंस है, इसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट हमें मिला तो हमारी इनकम है, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। हमने कैश पेमेंट की है तो कैश जा रहा है, तो जा रहा है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 2 एंट्री क्रेडिट 1 डेबिट, तो एंट्री पूरी क्या बन गई, परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसका अगर रिसीव वर्ड यूज करना है, क्योंकि अगर रिसीव वर्ड नहीं लिखेंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये डिस्काउंट हमने दिया कि लिया है। तो एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालना है, सबसे पहले देखो गुड्स हमने कितने के परचेज किए, 40,000 के, उस पर 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 40,000 में से 10% इसका निकालेंगे तो 4,000 आया, यानी कि हमारी जो परचेजेज है वो 36,000 की हुई। 40,000 माइनस 4,000, क्लियर है। अब हमें यहाँ पे जो है पेमेंट उस वक्त की, तो 5% में यहाँ पे जो है कैश डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव के आगे 36,000 का 5% आप निकाल सकते हैं, ये आ गया आपका 1,800। तो यानी कि 36,000 में से हमें 1,800 जो है माफ हो गया। तो अब हमने पेमेंट कितनी की, डिफरेंस आ गया 34,200, तो ये हमारा कैश के सामने आ गया। इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हुई। अब इसके नीचे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इस तरीके से हमारी ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हुई। क्लियर है इसमें। तो आज आपने देखा कि हमने डिस्काउंट को जो है वो किस तरीके से ट्रीट किया है। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। इसी तरीके से और भी कई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी बात हम अगले सेशन में करेंगे। तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। बाकी दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।